डॉक्टर एल योगी से आप परिचित हो चुके हैं। पिछले वीडियो में योगी साहब ने कुछ बातें हमारे बीच में परिचर्चा के बतौर की थी, जीवन परिचय दिया था, दैनिक क्रियाकलाप बताए थे। आज हम उनके साहित्य के बारे में, खास करके आप कविता लिखते हैं, अब तक 3 संग्रह आ चुके हैं, जिसमें अब सब कुछ बदलेगा, सांसों की छाँव में, मेरे हिस्से की जिंदगी नाम से 3 काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं। हम आज आपसे शहर के साहित्यिक गतिविधियों को लेकर के जानकारी चाहेंगे, ताकि बूंदी ज़िले के और जहाँ तक इस वीडियो को लोग सुन रहे हैं वो समझ सकें कि प्रदेश में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ज़िला बूंदी में साहित्यिक गतिविधियों के क्या हाल चाल है, क्या तापक्रम है, आप कैसा महसूस करते हैं तब से लेके अब तक। पिछले आधी शताब्दी में बूंदी शहर की मानसिकता में बहुत बदलाव आए। जब हम लोग युवक थे, कॉलेजों में पढ़ रहे थे, उस समय लोगों में साहित्य के प्रति बड़ी अभिरुचि थी। हर सप्ताह, हर महीने किसी न किसी अवसर को लेकर कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिनमें आम आदमी भाग भी लेता था, राज्य कर्मचारी भी जो फ्री होते थे वो भाग लेते थे, और इससे शहर की सारी गतिविधियों के साथ एक जो सांस्कृतिक प्रवाह जुड़ा हुआ रहता है वो प्रकट होता था। लोगों के पास समय भी था। अब आदमी व्यावसायिकता की तरफ इतना मुड़ गया है, और इस वजह से सारी विद्या, चाहे वो कॉलेज की हो चाहे विश्वविद्यालय की हो, एक अर्थतंत्र की तरफ चुंबक की तरह आकर्षित हो रही है। साहित्यिकता के नाम पर औपचारिकताएं हैं, जयंतियां हैं, भारी रकम से बामाशाह उनको व्यवस्थित करते हैं, लेकिन उसमें आनंद तत्व अब नहीं है। युवा पीढ़ी का रुझान न भाषा की तरफ है न साहित्य की तरफ है। एक आदमी बड़ा इंजीनियर हो सकता है, एक बड़ा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन भाषा के ऊपर और अभिव्यक्ति के ऊपर उसका अधिकार नहीं। ये बदलाव बड़ा दूरगामी है, और ये सारे युग को ही कॉमर्शियलाइजेशन में बदल रहा है। तो साहित्य की तरफ पाठकों का रुझान कम से कम हो रहा है। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, महाविद्यालय में अब पढ़ने पढ़ाने का रुझान भी कम हो रहा है, अध्यापन का रुझान भी कम हो रहा है, और दूसरा पुस्तकें पढ़ने के प्रति विद्यार्थियों का या प्राध्यापकों का भी रुझान कम हो रहा है। शायद वो डिग्री लेने के बाद और नौकरी लगने के बाद वो उतना ही पढ़ते हैं या नोट्स से ही पढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब किसी व्याख्याता का किसी सरकारी कॉलेज में चयन हो जाता है तो वो समझता है कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया है, और वैसे भी महाविद्यालय जीवन में एक स्थायित्व का अनुभव। महाविद्यालयों में परीक्षा ली जाती है या डायरेक्टरेट से जो लेटरबाजी होती है या मीटिंगें होती है, इसी में सारा समय निकल जाता है, या फिर परीक्षाएं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कक्षाओं के लिए समय भी कम बचता है, सृजनात्मकता के लिए समय कम बचता है, बल्कि बचता ही नहीं है। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि साहित्य के पाठक कम हो रहे हैं, लेकिन लेखक, कवि, रचनाकार तो रचना कर ही रहे हैं। आप भी तब से लेके अब तक कविताएं लिख रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ स्वांत सुखाए है। अब हम ये वो नहीं है कोई महत्वाकांक्षा कि हम किसी
बड़े साहित्यिक मंच पर खड़े होकर, जैसे कोटा का दशहरा का कवि सम्मेलन होता है, उसमें पाठ करें। अब तो एक साधना का हिस्सा है। तो आपने बहुत साधना की, 8 दशक से आप साधना ही कर रहे हैं। 8 दशक इसलिए कि जब से पैदा हुए तब से तो पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ करके पूरे हुए तो पढ़ा रहे हैं, और अब कविता कर रहे हैं। तो आपकी खास कविताएं आपके मुंह से सुनी जाएगी। कुछ कविताओं का पाठ कीजिए, अच्छा, क्योंकि आपकी कविताएं लोग सुनेंगे आपके मुंह से। आप जिस तरह से शब्द उच्चारण करते हैं और शब्द पर जोर देते हैं, वो दर्शकों श्रोताओं को काफ़ी पसंद आता रहा। हाँ जी, शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी कविता है। जैसे घास हरी होती है, जैसे फूल की पंखड़ियां कोमल होती हैं, जी। जैसे दूध सफेद होता है, जैसे पारा तरल होता है, उसी के साथ जैसे शरीर जर्जर होता है। जैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है आकाश में, जैसे पसीने में गंध होती है, मुंह में दांत और पेट में आंत कमजोर होती है, उगता हुआ सूरज लाल होता है, रोजाना भोर होती है, दोपहरी शाम होती है, जैसे ढलान की ओर पानी बहता है, जैसे गहरी नींद में सपने आते हैं। सत्य सब लोगों का अलग अलग होता है, जैसे उनके रुमाल, घड़ी और दस्तखत अलग अलग होते हैं। ओह, बहुत खूब। हर व्यक्तित्व अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। चलिए दूसरी कविता। शर्म आती है। शर्म आती है, हाँ जी। उतरे पुतरे कपड़े पहनना एक पीढ़ी पहले दस्तूर था। एक बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन चाव से पहनती थी, बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई मजे से पहनता फिरता था। फैशन परस्ती के चलते अब कोई नहीं पहनता हैंड मी डाउन क्लोथ्स। लोग रंग बिरंगी बेढंगी सिली हुई पोशाकों के दीवाने हैं। नई नई डिजाइनों पर लट्टू हैं किशोर और किशोरियां। लड़के को साइकिल से कॉलेज जाने में शर्म आती, लड़की बिना स्कूटी के बाहर नहीं जाती, पैदल जाने में शर्म आती है। एक दिन पड़ोस का लड़का अपने ड्राइवर के बाप से यूं बोला, बापूजी आप ऑटो लेकर स्कूल मत आया करो, मुझे शर्म आती है। कंधे पर पीपा उठाकर आटा चक्की तक जाने में युवा पुत्र को शर्म आती है। पुत्रवधू सामाजिक कार्यक्रम में जाने से कतराती है। हर बार उसकी साड़ी उसकी शाल नई होना चाहिए। एक ही ड्रेस में बार बार बाजार जाने में शर्म आती। काम वाली बाई के गोत लगाने पर रसोई में खाना बनाने में
एमए पास पुत्र वधू को शर्म आती है, चलो आज किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं, साग पूड़ी दाल बाटी गंवारों का खाना है। चाइनीज, नूडल्स, इटालियन बर्गर, मद्रासी मसाला डोसा, चिकन सूप, फिश पकोड़े का मेनू। अब संस्कृति की आंधी आई है, संस्कारहीनता की लू में झुलस रहे लोग, सहज रहने दिखने में शर्म आती है, मुझे अपनी सरजमीन से उखड़ते दिखते हैं अपने पांव। वाह, ये तो वृद्धावस्था की स्थिति का बयां कर दिया है। और अब आपकी फिर दूसरी तरह की एक कविता और हो जाए। ये आप जिस तरह से बोलते हैं, ये बोलने का आपका ही अंदाज है और साफ साफ सुनाई देता है श्रोताओं को कि आप क्या बोल रहे हैं। जी, अगली। सियासत के दौर में, सियासत के दौर में, हाँ? हाँ, सियासत के दौर में मतभेद को देशद्रोह माना जाए। ओ, मतभेद को देशद्रोह, राजद्रोह माना जाएगा और देश के शुभ चिंतक बुद्धिजीवियों को जेल में डाला जाए तो मनोबल टूटता है। ओ, कोई निसंतान दंपति अनाथालय से गोद ले ले एक बच्चा और वही बड़ा होकर उन्हें यातना देने लगे फॉस्टर पेरेंट्स को और उन्हें वो वृद्धाश्रम में धकेल दे तो मनोबल टूटता है। आप तो खुद ही उसको लाए अनाथ उस रूप में, क्योंकि आप निसंतान थे, उसी ने आपको अंततः वृद्धाश्रम में, ये वृद्धाश्रम की तो नियति बन गई है कि हर न जाने कौन कौन पहुंच रहा है, सभी तरह के वर्ग के पहुंच रहे हैं। माँ बाप के रहते युवा पुत्र की मृत्यु हो जाए या अविवाहित नवविवाहित पुत्री विधवा हो जाए तो मनोबल टूटता है। एक एक पैसा जोड़कर ऐश्वर्य को त्याग कर पुत्र को पढ़ाया जाए और वह काबिल इंजीनियर होकर विदेश चला जाए तो मनोबल टूटता है। किसी गोरी मैम से ब्याह रचा ले, न चिट्ठी न पत्र न कोई आना जाना न कोई मिस कॉल तो मनोबल टूटता है। शत्रु झूठे आरोप लगाकर साजिश करके कलेजा छलनी कर दे, नौकरी पर आंच आने लगे, निर्दोष को कारावास हो जाए तो मनोबल टूटता है। जर्जर हो जाए काया, संधि पकड़ते जोड़ों को कसकर, दुर्बल दृष्टि बहरापन मुंह में दांत न पेट में आंत, बेढब हो जाए चाल, लोग किनारा करने लग जाएं तो मनोबल टूटता है। इंसान कमजोर यूं होता है। इंसान कमज़ोर यूँ होता है, मनोबल टूटता है जब अपने ही अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते। और आपकी पहली पंक्ति वो जो देश के लिए थी कि अगर मतभेद हो और मतभेद अगर व्यक्त किए जाए तो देशद्रोह कहलाता है। इन दिनों ये खूब हो रहा है, संसद में विपक्ष पूछता है, सवाल करता है, तो इसी में मुश्किलात आती है। तो ये थे डॉक्टर एल योगी साहब, हमने कविताओं के नमूने पेश किए। कविता जैसे शब्द मिसाइल से निकले हुए गोलों की तरह, आपके शब्द आज भी उतने ही दमदार है। आपका बोलने का अंदाज,
जिस पर आपसे सुनने, जानने, पहचानने वाले परिचित लोग इन शब्दों को सुनकर के अंदाज़ा लगा लेंगे कि योगी साहब में आज भी कम से कम आवाज़ में वही दम है, आवाज़ में किसी तरह से कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।